हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे चैप्टर 13 क्लास 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जब फोटोसिंथेसिस का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाती है रिएक्शन की C6CO2 प्लस 6H2O बनता है C6H12O6 प्लस में 6O2। अब ये जो 6H2 वाला कंसेप्ट है ना, ये बदलने वाला है। इसकी जगह 12H2 आने वाले हैं। अब ये पूरे एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, कैसे ये प्रोसेसिंग यहाँ तक पहुँची, कैसे हमने जाना कि ऑक्सीजन वाटर से निकलती है, क्या होता है, कैसे जो फूड है वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और एक्चुअली में अल्टीमेट सोर्स हैं अर्थ पर फूड की प्लांट। ठीक है, सिर्फ प्लांट नहीं, एल्गे भी। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में ही आते हैं एल्गे भी, तो उनको भी प्लांट ही हम कंसिडर करेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, हमें नॉलेज भी है ना इसके बारे में कि जो ये पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट, जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे 1 बाय 1, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कहाँ होती है, सबको पता है लीफ में होती है, लेकिन अब हम क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट सिस्टम पे भी जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, 2 होते हैं, अभी हम करेंगे, है ना। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट क्या नहीं है, लाइट रिएक्शन क्या है। व्हाट इज डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन का नाम डार्क क्यों दे दिया पता नहीं, वो भी लाइट में ही होती है। चलो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ATP और NADPH कहाँ यूज होते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में बनते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वो C3 साइकिल में यूज होते हैं, पढ़ेंगे अभी हम ये क्या होता है। C4 पाथवे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, ये बड़ी ही वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, वेस्ट करता है इसमें अपना दिमाग भी, काम भी, दिमाग तो होता नहीं है पौधों में, अपना काम, अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करता है इसमें। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले इसमें कि हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि भाई जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। कैसे, हमने छोटी क्लासेस में किया था ना कि एक वेरीगेटेड लीफ को ले लो और पार्शली कवर्ड कर दो उसे ब्लैक पेपर से, तो जहाँ से एक्सपोज की जाएगी लाइट से वहाँ स्टार्च बनेगा, और जहाँ से एक्सपोज नहीं की जाएगी वहाँ स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च का कैसे करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में डाल दो उसको, ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, और एक और एक्सपेरिमेंट हम करते थे, छोटी क्लासेस में करते थे कि KOH है ना, उसके कॉटन्स को डाल दो जहाँ पे हमने लीफ डाली है ये। ठीक है, इसको हाफ को KOH सॉल्यूशन में डाल दो और हाफ को ऐसे ही रहने दो, लाइट इसके ऊपर डाल दो, तो ये KOH क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोक कर लेती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिली तो फूड कैसे बनाएगा, तो यहाँ स्टार्च कम होगा और यहाँ स्टार्च ज़्यादा होगा। तो ये कैसे करेंगे हम, फिर से आयोडीन टेस्ट से पता लगा लेंगे स्टार्च का। तो ये हम अर्ली क्लासेस में करते थे। अब हम करेंगे जो हमने बाद में, जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने देखा कि बाद में हम क्या एक्सपेरिमेंट करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये बड़ा सा सुंदर सा डायग्राम दे रखा है ना, हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये थे जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है ना, प्रिस्टली मतलब जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, घंटी बजाते हैं, तो उसी से उनका बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो प्रीस्ट जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, एक मोमबत्ती ली, जार में डाल दिया, है ना, कितने निर्दयी थे, चूहा गया मर और ये मोमबत्ती भी बुझ गई, कैंडल भी बुझ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो चूहा है और जो कैंडल है वो एयर यूज़ करते हैं, और जब एयर ख़त्म हो जाती है बेल जार के अंदर तो मोमबत्ती बुझ जाती है, कैंडल बुझ जाती है और चूहा मर जाता है। तो उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक प्लांट रख दिया यहाँ पर। अब जब प्लांट रख दिया उन्होंने, तो उतनी ही देर रखा जितनी पहली देर रखा था, तो देखा कि कैंडल भी जल रही है और चूहा भी जिंदा है अभी तक। इसका मतलब जो चीज़ ये लोग ख़त्म कर देते हैं ना एनवायरनमेंट में से, यानी कि ऑक्सीजन, वो प्लांट जो है वो इवोल्व करता है। तो जोसेफ प्रिस्टली ने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो इवोल्व होती है। ये थे प्रिस्टली, है ना, प्रीस्ट, घंटी बजाने वाले प्रीस्ट। तो घंटी का एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, बेल जार एक्सपेरिमेंट करा। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस, देखो कैसे याद रखोगे, देखो जो इंजन होता है रेलगाड़ी का, जब वो चलता है तो उसमें से धुआं निकलता है ना, तो उससे याद रखोगे ड्रॉप। अब क्योंकि ये किसका इंजन है, ये प्लांट का इंजन है, तो इसमें से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ये बताया कि जो फाउल एयर है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल से रिलीज होती है, वो
प्लांट जो है उसको रिप्लेस करते हैं, निकालते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक प्लांट ले लिया, इन्होंने क्या किया, इंजन हाउस ने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, लीफ की तरह दिखा रही हूँ प्लांट, ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट हो गया। इन्होंने एक प्लांट ले लिया, सनलाइट डलाई, तो उन्होंने सनलाइट डलाई, इसके ऊपर कुछ कांच जैसा कवर कर दिया, तो देखा यहाँ पर ना वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, जहाँ पर इसकी लीव्स हैं वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट है, और एयर बबल्स प्रेजेंट है। पानी में कराया था इसने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो एयर बबल्स प्रेजेंट है जहाँ जहाँ लाइट इसने पास कराई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बबल्स किसके थे, ये एयर के थे, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई इसमें कुछ ना कुछ है, और इसने दिखाया भी कि एयर बबल्स होते हैं, ऑक्सीजन निकलती है बाहर। तो जो बेलचार एक्सपेरिमेंट था उससे जितना क्लियर नहीं हो पाया, उन्होंने तो बता कुछ है ऐसा, इन्होंने क्लियर बता दिया कि ये बबल्स जो है ये ऑक्सीजन के हैं। उसके बाद आए जूलियन वॉन सच, ठीक है। जूलियन वॉन सच ने क्या बोला, सच्चाई बताई इन्होंने, ग्लूकोज की सच्चाई बताई। क्या बताई ग्लूकोज की सच्चाई, कि जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है स्टार्च में, कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में जमा होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और समथिंग उसने बताया कि कोई कोई ग्रीन सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिन्हें हमने बाद में क्लोरोफिल कहा, पहले उसे नहीं पता था कि कौन से सब्सटेंस है, और वो एक स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट आज कहते हैं, लेकिन उन्हें स्पेशल बॉडीज बताई और ग्रीन सब्सटेंस बताया, यानी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आइडिया दे दिया, लेकिन उसका नाम नहीं दिया इन्होंने बस, ठीक है। उसके बाद TW एंगलमैन, एंगलमैन है ना, एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचा उन्होंने। कैसे सोचा एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट, एक प्रिज्म ले लिया उन्होंने डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए, और उस प्रिज्म में से उन्होंने लाइट को पास आउट करा दिया। अब लाइट को पास आउट कराते हैं प्रिज्म में से, तो कितने में बढ़ जाती है, फिजिक्स में पढ़ा था ना, विब ग्योर, तो उन्होंने देखा कि जब आप ये भी जान लो कि जो ब्लू रीजन है ना उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के करीब होती है, 400 नैनोमीटर के, ठीक है, नैनोमीटर, और जो रेड होती है उसकी होती है 700 नैनोमीटर के करीब करीब। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने लाइट पास कराई तो जो ब्लू रीजन और रेड रीजन था, इन्होंने एक ग्रीन एल्गे लिया, क्लेडोफोरा, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कराया एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने देखा जहाँ जहाँ से लाइट थी ना, ब्लू और रेड लाइट थी, वहाँ पर ये जो क्लाइडोफोरा था ना वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। अब ये ऑक्सीजन कैसे पता लगा कि वो ऑक्सीजन रिलीज, इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई, इन्होंने एयर बबल्स भी नहीं देखे, इन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया था एजेटोबैक्टर, ठीक है, एजेटोबैक्टर, इसको छोड़ दिया। अब ये क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ भागेगा, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया है ना, तो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ थी वहाँ बैक्टीरिया चिपक गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही थी, ठीक है। तो इससे पता लगा कि भाई ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इसने बताया कि ब्लू और जो रेड लाइट है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये था एंगलमैन का, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। अब आगे आ जाओ, ठीक है, कॉर्नेलियस वैन नील, नील, तो नील किस में डालते हो, पानी में डालते हो, नील डालते हो पानी में। तो इन्होंने इस बात करी पानी से निकलने वाले ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, लेकिन इन्होंने पानी और ऑक्सीजन की बात नहीं की, उन्होंने बस ये बात की कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना, वो CO2 से नहीं होता, वो ये जो CO2 के साथ कंबाइन होता है ना उससे होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये वाटर में से निकलती है। इसने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे। तो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया क्या करता है, H2S के साथ, जैसे हम कंबाइन कराते हैं ना CO2 और H2O कराते हैं, तो यहाँ पे H2S के साथ ये रिएक्शन करता है। तो जब ये H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो हमें मिल जाएगा 6H12O6, लेकिन यहाँ पे O2 रिलीज होती है। O2 किससे रिलीज होगी, इससे ऑक्सीडाइज होकर, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फर, तो यहाँ पे क्या रिलीज हुई, सल्फर। उसने कहा कि ये जो है ना, ये जो फैक्टर A है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीडेशन फैक्टर है ये H से रिलीज होता है, H के साथ जो होता है उससे रिलीज होता है। तो जो यानी कि जो पानी है, वाटर है, उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट, याद कर लेना, जॉन प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट, जैन इंजन हाउस का वो प्लांट्स वाला की ऑक्सीजन बबल्स बन जाते हैं, जूलियन वन सच का ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, सिर्फ नाम नहीं बताए थे उनके, TW एंगलमैन का प्रिज्म, क्लेडोफेरा और एजेटोबैक्टर वाला जो है एक्सपेरिमेंट, और लास्ट जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज अबाउट कार्लियस वैन नील, इनका पानी वाला, कि पानी से निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे इनको नोट्स कर लीजिएगा, अगर समझना है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको भी ना हम
डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझने से जल्दी आ जाएगा। और मैं सारी लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस जो एनसीईआरटी की लाइंस है वो कोट करूंगी। लाइन टू लाइन नहीं जा रही हूँ, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ वो एनसीईआरटी की लाइन कोट करूंगी, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छोड़ूंगी। तो देखो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये आपको बाहर वाली दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर वाली दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं थाइलोक्लोइड्स, और वन को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और ये जो ग्रेना को ये जोड़ रहे हैं ना, ये जो जोड़ रहे हैं ग्रेना को, ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिला, ठीक है। बीच में आपको राइबोसोम्स पता होंगे, राइबोसोम 70S प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। हमें बेसिकली किससे मतलब है? हमें बेसिकली मतलब है ग्रेना से, स्ट्रोमा से और स्ट्रोमा लेमिना से। अब देखो जो रिएक्शन होती है ना इसके अंदर, जिसमें फूड बनता है और पानी बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, वो जो होती है वो ग्रेना, स्ट्रोमल लेमिला और स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो जो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वो इस यहाँ होगी लाइट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ लाइट रिएक्शन होगी। और स्ट्रोमा लेमिला है ना, ये जो लेमिला यहाँ भी होगी, स्ट्रोमा लेमिला में भी होगी, यानी कि अंदर अंदर होगी। और जो ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें होगी डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। अब देखो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट सुन लो, लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में जो होगा, फोटोलिसिस होती है वाटर की, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, इसमें चली जाएगी बाहर, इसका कोई काम नहीं है, बाहर छोड़ देता है प्लांट, कहता तुम जियो, ठीक है, हमारे लिए छोड़ देता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद ये एटीपी फॉर्म करता है, देख लो एटीपी क्लोरोप्लास्ट में भी फॉर्म होती है, एमसीक्यू भी आ सकता है। और NADPH, ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये भी फॉर्म होता है। ये दोनों कहाँ फॉर्म होंगे? ये दोनों फॉर्म होंगे लाइट रिएक्शन में, ठीक है। कहाँ पर? ग्रेना के अंदर। अब ग्रेना के अंदर एक और चीज़ सोच लीजिए, ग्रेना के अंदर जो है ATP फॉर्म होती है, NADPH फॉर्म होता है, लेकिन जो ग्रेना लेमिला है इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होती है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, अभी बता रही हूँ। और जो डार्क रिएक्शन है, जो इसका प्रोडक्ट होता है ATP, NADP, इसको यूज करके ग्लूकोज बनाता है ये। तो ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लूकोज, जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? दो में डिवाइड होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कहाँ कहाँ होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया ना TW एंगलमैन ने भी दे दिया था। उन्होंने कहा था ना कि ज़्यादा जो वेव लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लू और रेड रीजन में हो रही है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट हमारा करा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये आपस में कितने सिमिलर होते हैं वो दिखाया हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किस वेवलेंथ की लाइट में कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल जो होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो देखो पहले इनके कलर जान लो। जब हम इसमें क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना, क्रोमेटोग्राम में जब इनके कलर निकालते हैं, तो जो क्लोरोफिल ए होता है उसका ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर होता है। क्लोरोफिल बी जो होता है इसका येलो कलर होता है, येलो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स जो होता है, गाजर कैसी होती है? येलो भी होती है ना और ऑरेंज भी, तो इसका येलो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। जेंथोफिल जो है उसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो इसके कलर होते हैं ये। अब जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और ये तीनों पिगमेंट ना ब्लू, एक मिनट, ये ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो होती है, देखो ग्रीन कलर से दे रखा ना, ब्लू ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, ये जो क्लोरोफिल ए है सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई हुई है, देखो इसकी, ये पहले जाएगा और नीचे, ठीक है। तो दोनों का जो ये पीक है ये ऑलमोस्ट अप है। क्लोरोफिल बी का जो है ब्लू लाइट में थोड़ा सा इससे अप है, और इसमें नेक्स्ट वाली में जो है थोड़ा सा नीचे हो गया, रेड वाली में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी हुई? क्लोरोफिल ए की, फिर क्या हुई? क्लोरोफिल बी की, फिर कैरोटीनॉइड्स की। और ये दोनों जो है, ये तीनों देखो इनका स्पेक्ट्रम थोड़ा अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो ये रीजन है ना, देखो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ठीक है, ये ब्लू और ये वाली जो लाइन, ये वाला जो रीजन है ये है रेड रीजन, यानी कि तीनों का एब्जॉर्प्शन किस में है? ब्लू और रेड लाइन में है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। बाकी में भी देखो एब्जॉर्प्शन है, बाकी में भी एब्जॉर्प्शन तो दिख रहा है, लेकिन बहुत कम एब्जॉर्प्शन है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है ये ब्लू और रेड लाइट में करते हैं। और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है, जबकि जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर होती है, ये याद रखेंगे,
चलो नेक्स्ट करते हैं। ये था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो ये सारे पिगमेंट मिलकर फिर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो एक्शन, एक्शन क्या लिया, मतलब फूड कितना बना। तो आप देखोगे जो पीक आ रही है वो ब्लू और रेड रीजन में ही आ रही है। देखो यहाँ पर भी हो रहा है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली कम हो रहा है पीक। अब देखो हम दोनों का जो है आपस में देखेंगे दोनों कैसे आ रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था 400 500 की वैल्यू 500 600 600। तो देखो जो पीक आ रहा है ना ये हमारा यहाँ पर आ रहा है ब्लू रीजन में, और रेड रीजन में हमारा जो पीक है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन, और ये दिखाया भी हुआ है कि जो पहला ग्राफ था वो शोन कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैंने बता दिया था, दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये दोनों ही स्पेक्ट्रम ठीक है आपस में कोरिलेशन के साथ शो कर रहे हैं। तो क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब है लाइट रिएक्शन। अभी मैंने बताई थी ना दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन को पता नहीं क्यों डार्क रिएक्शन कहते हैं, लाइट में होती है, दिन में ही होती है वो भी, ठीक है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के उन पे डिपेंडेंट करती है वो, ठीक है। तो क्या होती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन लाइट में होगी, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिखाया हुआ है डायग्राम, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए बी, कैरोटेनॉइड्स, अगर जेंथोफिल प्रेजेंट है तो जेंथोफिल भी, ठीक है। और ये है हमारा रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे देखो क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, बी भी, ठीक है, जो बाकी के पिगमेंट है वहाँ भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर है ना इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, किसका, क्लोरोफिल ए का, ठीक है। ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे जो है लाइट लेकर के एब्जॉर्ब करते हैं और ये इसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। अब जब ये रिएक्शन सेंटर को देते हैं लाइट, ठीक है, जब ये रिएक्शन सेंटर को लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुँचता है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये जो है ना पिगमेंट मॉलिक्यूल जो इसके चारों तरफ फैले हुए हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के, उसे बोलते हैं एंटीना, और ये रिएक्शन सेंटर तो है ही जिसको दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे रिएक्शन से लाइट कैच करते हैं और कैसे रिएक्शन सेंटर से का एक मॉलिक्यूल जो वो सारा करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टर्म दिख रही होंगी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हमने बात कर ली। ये होता है ये प्राइमरी एक्सेप्टर को छोड़कर, ठीक है। इसमें दो होते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2? फोटो सिस्टम भी होता है, ठीक है, पीएस पिगमेंट सिस्टम भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम इसलिए रखे गए कि पिगमेंट सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 जो है पहले डिस्कवर हुआ, और फोटो सिस्टम 2 जो है ये बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इनके काम की वजह से इसका नाम दिया हुआ है, डिस्कवरी की वजह से दिया हुआ है। फोटो सिस्टम 1 जो होता है इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि जो 700 नैनोमीटर की लेंथ को जो है ये एब्जॉर्ब करता है, इतनी कैपेसिटी होती है इसकी। और पिगमेंट सिस्टम 2 की कैपेसिटी होती है कि 680 नैनोमीटर की लेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ये 680 की नैनोमीटर की लेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर को। तो पिगमेंट सिस्टम 700, पिगमेंट सिस्टम 1 700, पिगमेंट सिस्टम 2 680 नैनोमीटर, ठीक है। एंटीना समझ आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम समझ में आ गया, फोटो सिस्टम समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये 2 तरह की होती है, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। लेकिन ये कैसे होती है, ठीक है, क्या होता है इसमें? तो देखो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी एक दिया हुआ है अलग से, लेकिन हम यहीं पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है हमें डायग्राम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। अब फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई एटीपी रिलीज हो रही है, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये इसका नाम है नॉन साइक्लिक, साइकिल में नहीं है क्योंकि वहीं से वहीं नहीं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलेशन, LATION लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो इसमें तो लिखा हुआ है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसको भी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, समझते हैं। देखो ये जो है हमारा, ये है पिगमेंट सिस्टम 2। क्या है ये? पिगमेंट सिस्टम 2, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना ये, लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये है पिगमेंट सिस्टम 2 हमारा, ठीक है। अब पिगमेंट सिस्टम 2 को जो है यहाँ पे
हाइड्रोलिसिस हो गई वाटर की, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस हो गई यहाँ पे वाटर की, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब वाटर की हो गई है इसके अंदर, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि, और ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, ये भी ध्यान रखना, इसमें दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, ये मैग्नीज और क्लोरीन जो आयन है उनकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोलिसिस हो गई है तो यहाँ से ना प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे 4H, ठीक है, 4H, ये जो 2H है, ठीक है, 2H रिलीज हो जाएगा, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 4H रिलीज हो जाएंगे, आगे इसमें दिया हुआ होगा, दिखा दूंगी मैं आपको एक बार। तो प्रोटॉन रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो गई है, ठीक है। तो ये जो है जब स्प्लिटिंग होती है इसमें रिलीज हो गई है, तो ये किसके पास पहुंचे, पिगमेंट सिस्टम 2 के पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है पिगमेंट सिस्टम 2 का, उसके पास पहुंचे। फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एक्साइट कर दिया, तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम प्लास्टोक्वानिन, उससे पहले भी होता है एक, लेकिन मोस्टली इसको ही मानते हैं, प्लास्टोक्वानिन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद साइटोक्रोम B6 और F कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो है अपने में से एक प्रोटॉन भी निकालते हैं, H आयन निकालते हैं, ठीक है। अभी हम उसको पढ़ेंगे कि क्या होता है उसका, और यहाँ पर ही जो है हमारी ATP बनती है, ADP से ATP बनती है। वैसे ये कहाँ रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होती है, ये मैं बताऊँगी, कौन सी चीज़ किसके अंदर बनती है, लेकिन पहले आप इसको एक बार समझ लो कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, ये जो है प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन थी ना, ये प्लास्टोसाइनिन तक आती है। फिर उसके बाद यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 1 होता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये पिगमेंट सिस्टम 1 की है, ठीक है, ये इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन। और देखो यहाँ पे एक ATP फॉर्म हो गई है, ये कैसे होती है फॉर्म, कहाँ होती है, मैं बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर आता है, ठीक है, फेरोडेक्सिन जो होता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है स्ट्रोमा में, और NADP से NADPH फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेना है इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट सिस्टम उसमें इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्रेना है उसमें दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ये पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही है, इसके अंदर, जबकि ATP बाहर बन रही है, ठीक है, ये ATP बाहर दे देता है इसको, जो फॉस्फेट है, और बाहर बनती है ATP, स्ट्रोमा के अंदर बनती है, ये भी स्ट्रोमा के अंदर बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता। तो दोनों पिगमेंट सिस्टम होते हैं किसके अंदर, ग्रेना के अंदर, लेकिन जो स्ट्रोमा लेमिला होता है ना, जो दोनों को जोड़ता है, उसके अंदर एक ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होता है पिगमेंट सिस्टम 1। तो ये वाला, अच्छा इससे पहले हम इसको पढ़ें पिगमेंट सिस्टम 1 को और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। अब देखते हैं कि इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं। तो ये देखो जेड बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है, देखोगे इसको टेढ़ा करके जेड बन गया ना, इसलिए इसको जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो मैं बता रही थी कि स्ट्रोमा लेमिला है, उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1, तो ये वाली रिएक्शन उसमें होएगी नहीं होएगी ये वाली रिएक्शन। उसमें क्या करेगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ये देगा नहीं, ये वापस पहुंच जाएगा इसके पास ही, तो ये NADP से फॉर्म होएगा नहीं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और यहाँ वापस पहुंच जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगी वहाँ पे भी एक ATP फॉर्म हो जाएगा ADP से, ठीक है। तो इसमें ATP फॉर्म होती है, इसमें ATP और NADP दोनों फॉर्म होती हैं। साइक्लिक में सिर्फ ATP फॉर्म होती है, क्लियर है, और नॉन साइक्लिक में NADPH भी फॉर्म होती है। जेड स्कीम क्यों कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। कहाँ होती है, क्लियर है। पिगमेंट सिस्टम दोनों क्लियर है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मैंने पहले ही बता दिया, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। ये साइक्लिक मैंने पहले बता दिया आपको, इसे दोबारा नहीं जाएंगे आप। कीमो आइसो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको भी पिक्चर से करेंगे हम, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम क्लियर है, चलो आ जाओ। अब यहाँ से देखो, यहाँ पड़ा हुआ है पिगमेंट सिस्टम 2, ठीक है। मैंने बताया था आपको ग्रेना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है पिगमेंट सिस्टम 1, ये इसका ल्यूमन है, ठीक है, किसका, ग्रेना का ल्यूमन है, थाइलोकोइड जो था। अब यहाँ चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिख रहा होगा आपको, प्लास्टोसाइनिन है, यहाँ प्लास्टोक्वानिन है, बताया था ना मैंने आपको, और ये साइटोक्रोम BF6 है, मैंने बताया था आपको सब, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रही है, पूरी चेन चल रही है। अब ये इसका फेरोडेक्सिन जो होता है वो क्या होता है, एक मिनट नीचे दिखा देती हूँ आपको, ये ठीक है। इसका जो फेरोडेक्सिन होता है वो इलेक्ट्रॉन H बाहर से ले लेता है, और ये NADP से NADPH कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है, क्योंकि ये है पूरा थाइलोकोइड, तो इससे बाहर जो भी चीज़ हो रही है वो स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कीमो
ओस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी कि एटीपी कैसे फॉर्म हो रही है, और ये कीमो ओस्मोटिक है क्या, यानी कि ओस्मोसिस हो रही है, लेकिन केमिकल ओस्मोसिस हो रही है, एंजाइम के थ्रू हो रही है। अब यहाँ से क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट में डिफरेंस आता है। ये फोटोलिसिस हो गई, ल्यूमन में होती है, ठीक है, ल्यूमन ऑफ ग्रेना में होती है। ये जो रेड लाइन है ना, ये जो पिंक लाइन है, इसके अंदर जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ये सारा ल्यूमन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फोटोलिसिस हुई, हाइड्रोजन आए, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन दे दिया भाई इसने, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रेडियंट हो गई ज़्यादा। अब जो यहाँ के हाइड्रोजन थे ऊपर वाले, ठीक है, ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन थे ये भी इसमें आ रहे हैं, तो इसमें आने से क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो स्ट्रोमा में होती जा रही है कम, स्ट्रोमा में होती जा रही है कम, और यहाँ पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब हाइड्रोजन यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ना ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ेगी कि भाई बाहर लेके जाओ, हाइड्रोजन ग्रेडियंट ज़्यादा होता जा रहा है यहाँ पे। तो जो एटीपीटेज एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, वो यहाँ काम करता है। उसका एक पोर्शन होता है F0 और एक होता है F1, देखो दिया हुआ है यहाँ पे F0 और F1। ये क्या होता है, ये जो F0 होता है ये इंसर्टेड होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, और जो F1 होता है वो थाइलाकोइड से बाहर होता है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से प्रोटॉन लेना स्टार्ट कर देता है, हाइड्रोजन लेना स्टार्ट कर देता है, उससे एनर्जी निकलती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्साइड हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन लेकर के एटीपी में, और ग्रेडियंट क्या होता है, मेंटेन कर लेता है, हाइड्रोजन बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कीमो ओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी ओस्मोसिस हो रही है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एटीपी सिंथेटेज की हेल्प से हो रही है, ठीक है। एक प्रोटॉन पंप जो है वो बन पा रहा है इससे, ठीक है, क्लियर है डायग्राम से। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये यूज कहाँ होते हैं, NADP और ATP बन तो गए भाई हमारे, ये बन तो गए ना, अब कहाँ यूज हो रहे हैं ये, तो ये है ग्लूकोज बनाने में यूज हो रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल और C4 साइकिल में यूज हो रहे हैं। अब हम कहेंगे कि भाई ये C3 साइकिल और C4 साइकिल होते क्या, देखो बायोसिंथेटिक फेज अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो क्या था, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकाली, बाहर निकाल दी, फोटोलिसिस हो गया वाटर का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोराइजेशन करी, उसमें ATP और NADPH बन गए। फिर उन्होंने साइक्लिंग फोटोफॉस्फोराइजेशन करी, एक साथ भी हो सकती है लेकिन अलग अलग जगह पे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें से भी ATP रिलीज हो गई, तो इनके पास ATP भी है, अब NADP भी है। अब कह रहे हैं एनर्जी तो बहुत है, खाना पका लेते हैं, तो ग्लूकोज बनाएंगे। अब उस रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, लेकिन इसके नाम पे मत जाइएगा, ये लाइट रिएक्शन के जस्ट आफ्टर होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन एक्चुअली में इसका नाम M ही दिया हुआ है, एक्चुअली में ये लाइट में ही होती है, लेकिन लाइट रिएक्शन खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। तो एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, क्या नाम था उनका, मेल्विन केल्विन, याद रखना है नाम, ठीक है। मेल्विन केल्विन ने जो ये एल्गे होते हैं ना उन पे एक्सपेरिमेंट किया, ग्रीन एल्गे पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव ले लिया, कार्बन ले लिया और उसको डाल दिया एल्गे में, और उससे उन्होंने सब चीज़ों को नोट करते चले गए। तो उन्होंने देखा कि जो इन्होंने अपने साइकिल का नाम दिया केल्विन साइकिल, एक्चुअली में ये इनका साइकिल नहीं था, ये ग्लूकोज फॉर्मेशन का साइकिल था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो पहला कार्बन कंपाउंड बनता है ना कार्बन लेने के बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, वो बनता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, 3PGA भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन होती है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि इसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बोलते हैं। यानी कि 3-फॉस्फो, यानी कि 3 जो है इसकी तीसरी स्टेज पे फॉस्फो लगा हुआ है ग्लाइसरिक एसिड में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, C3 और C4 साइकिल होते हैं। C3 पाथवे कौन यूज करते हैं, जिसे केल्विन ने बताया ना ग्लूकोज करने के लिए। C4 जो वो होते हैं प्लांट्स, ये बड़े चालाक टाइप के होते हैं। ये कहते हैं कि भाई देखो, आप एक कहानी सुन लो इसके पीछे ना, थोड़ी सी वो आगे आएगी इसमें NCERT में, लेकिन मैं पहले सुना देती हूँ आपको कहानी, वरना C4 और C3 में ना कंफ्यूज होते रहोगे। एक्चुअली में क्या है, देखो ये जो C3 है ना, ये क्या करते हैं, वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया, अगर ज़्यादा लाइट हो जाएगी ना इनकी, तो ये ज़्यादा लाइट में वाटर जो है बाहर निकलने लगता है। आपको पता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जो ये पानी है बाहर निकलने लग जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, तो विल्टिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो ये अपने स्टोमेटा को कर लेते हैं क्लोज। अब स्टोमेटा हो गया क्लोज, ठीक है, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड हो गई खत्म, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही। अब ये क्या करें भाई, प्रोसेस तो करना है इन्हें, और जो इनके पास एंजाइम होता है ना, जो ये 3PGA बनाता है, उसको बोलते हैं रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को।
और ये अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है पहला बायोमोलिक्यूल का, तो याद कर लो थोड़ा सा कि मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर में पाया जाने वाली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये, एंजाइम भी और प्रोटीन भी। और एनिमल्स में कौन सी थी? कोलाजन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोस्फीयर में पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम है ये रुबिस्को। इसका नाम क्या होता है? रुबिलेज बाइफॉस्फेट रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। तो अब क्या है? स्टोमेटा बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी खत्म, यानी कि ऑक्सीजन रहेगी अंदर, भाई बाहर नहीं निकल पा रही है ऑक्सीजन अब। तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ना ऑक्सीजन को ले आते हैं, और ऑक्सीजन को ले आते हैं तो उससे क्या हो जाती है? फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, इसमें एनर्जी की भी जरूरत होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास बची कुची थी ना, वो भी निकल जाती है फोटो रेस्पिरेशन में। अभी बताऊंगी इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो भाई प्लांट को हो गया बड़ा लॉस, तो C3 वाले जो है बेचारे परेशान। तो C4 वाले जो हैं ये बड़े इंटेलिजेंट टाइप के प्लांट होते हैं, इन्होंने कहा भाई देख ऐसा है, हम थोड़ी एनर्जी ज़्यादा खर्च कर लेंगे, लेकिन ना ये जो फंडा है ना, ये ऑक्सीजन वाला बंद होने वाला स्टोमेटा का, ये हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 सेलों में अपनी पूरी साइकिल कराई। अभी मैं कराऊंगी भी इनको। ये मेसोफिल है, ये बंडल सीट है, और जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट था ना रुबिस्को, वो सिर्फ इसी सेल में प्रेजेंट था। और इस सेल से इस सेल तक जाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को तो इन्होंने चेंज कर दिया दूसरी फॉर्म में, और ऑक्सीजन बेचारी जा नहीं सकती थी, क्योंकि गैसियस आपस में जा नहीं सकती। कैसे नहीं जा सकती वो हम बाद में बात करेंगे। तो और C4 क्यों कहते हैं इनको? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई इन्होंने नया पाथवे जो है सोच लिया, तो इसलिए जो है ये अलग हो गए C3 से। लेकिन C4 क्यों कहते हैं भाई इनको? C4 इसलिए कहते हैं कि जो इनका C3 का जो फर्स्ट कंपाउंड था ना, स्टेबल कंपाउंड, वो 3PGA था। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है ना पाथवे का, वो है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, और ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इन्हें C4 पाथवे कहा गया। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, C3 और C4 दोनों ही प्लांट में C3 साइकिल होता है, दोनों में। C4 में सिर्फ C4 होगा। ठीक है, C3 तो दोनों में होता है, C4 में सिर्फ C4 होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम छोड़ देते हैं, हमें पता है हमें क्या है, क्योंकि हमने कर लिया। अब हम करेंगे केल्विन साइकिल। अब ये साइकिल हम समझेंगे डायग्राम से। थोड़ा छोटा कर ले इसको, ये तो छोटा ही नहीं हो रहा भाई। चलो ऐसे ही समझते हैं फिर। देखो यहाँ से समझेंगे। 3 स्टेप होते हैं इसके बेसिकली, जो NCERT में दिए हुए। कार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की एंट्री होगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर पे। हाइड्रोजन की, वाटर की तो नीचे से होती है, रूट से, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, हमें वाटर नहीं ध्यान रखना है इसमें, वाटर के बारे में हम कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, कार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ पे है रिबुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये हमारा जो एंजाइम है, वो सॉरी, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी कि एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तभी तो कार्बोक्सिलेशन होगा ना। तो ये भी आ सकता है MCQ में कई बार। तो उसके बाद हमारा बन जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, और ग्लाइसरिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको। ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे 5 इसके और एक इसका 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब 6 कार्बन कंपाउंड क्या है, कैसे 3 कार्बन कंपाउंड में कैसे बना? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं उसके। ठीक है, अब उसके बाद हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है भाई? ये टूट जाता है रिडक्शन में। ठीक है, क्या टूट जाता है? ATP। तो यहाँ पे जो देखो इसके 2 मॉलिक्यूल थे ना, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे काम करते हैं, और 2 ही किसके मॉलिक्यूल काम करते हैं? NADPH के। यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये याद रखना, क्योंकि बाद में पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल टोटल यूटिलाइज होते हैं। तो 2 ATP के और 2 NADP के हो गए, ब्रेक हो गए, उनके यूटिलाइज हो गया। रिडक्शन होने के बाद क्या? ट्रायोज फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ से क्या होता है? ट्रायोज फॉस्फेट बनने के बाद ये हमारा कितना कार्बन कंपाउंड था? 6 था ना टोटल मिला के, 6 था टोटल मिला के। तो एक जो है कार्बन यहाँ निकल आता है, और बाकी के 5 कार्बन जो है रीजनरेशन में चले जाते हैं। देखो एक मिनट, एक यहाँ निकल गया कार्बन, और बाकी के 5 रीजनरेशन में चले गए। अब रीजनरेशन में भी जो है इनको मेहनत लगती है। ठीक है, रीजनरेट करने में 5 कार्बन, क्योंकि ये 2-2 करके थे ना, ये तो 2 कंपाउंड थे ना 3-3 के, तो इनको टाइम लगेगा ना उसको रीजनरेट करने में। भाई 3 और 2 के मिल जाएंगे यहाँ पे,
तो उनको रीजनरेट करने में टाइम लगेगा और एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से भी क्या है, एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है टूट गया। यहाँ पे कितने थे, 2, यहाँ पे कितना हुआ, 1, यानी टोटल कितने यूज हुए, 3 एटीपी मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल यूज हुए एक साइकिल में इसके में। अब देखो, अब मुझे बताओ ग्लूकोज में क्या एक कार्बन हो सकता है? एक कार्बन हो सकता है ग्लूकोज में? नहीं हो सकता ना। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं ना। अभी तो हमें एक ही मिला है, तो ये कितनी बार साइकिल करना पड़ेगा? 6 टाइम्स करना पड़ेगा ना। अब जब 6 टाइम्स करेंगे और हमारी कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, यहाँ पे 3 ATP यूटिलाइज हुई है, 3 ATP यूटिलाइज हुई है हमें। ठीक है, और कितने यूटिलाइज हुए हैं? 2 NADPH। ठीक है, इतने यूटिलाइज हुए हैं। अब 6 बार साइकिल करना है, तो 6 साइकिल में कितने यूज होंगे? 18 ATP और 12 NADPH यूज हो जाएंगे, इतने यूज हो जाएंगे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो पूछा जाता है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, कोई रट्टा वट्टा नहीं लगाना, बस हो गया काम, हो गया, समझ में आ गया। आगे करते हैं। C4 साइकिल में, इनमें बड़ी अच्छी सी, इनमें क्रेंज एनाटोमी होती है। क्रेंज एनाटोमी कैसे होती है कि जो वेस्कुलर बंडल है ना, वो जो है बंडल सीट से कवर होते हैं, और इस तरह की एनाटोमी को ही बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। बंडल सीट सेल होते हैं, जैसे कि मिजो, देखो नॉर्मल क्या होता है, ये लीफ सेल्स जो होते हैं, लीफ सेल्स हो गई, ये ऊपर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस। ठीक है, फिर क्या, मेसोफिल टिश्यू हो गए। ठीक है, स्पॉन्जी पेलर साइड ये भी प्रेजेंट होते हैं ना, सेकंड वो डबल डाइकोट में ना, ये मिजोफिल सेल्स हो गए। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, ये है वेस्कुलर बंडल। अब इसमें ना कई लेयर ना इसकी बंडल सीट की प्रेजेंट होंगी, कई लेयर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, एक लेयर नहीं, बहुत सारी, कई लेयर। और ये इतनी थिक होती हैं कि ये गैसेस के लिए भी इम्प्रेमेबल होती हैं। कहते हैं गैसेस को भी नहीं हम मतलब अपने अंदर से जाने देंगे, बड़ी थिक। तो ये होते हैं बंडल सीट, और ये ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं मिजोफिल। अब इन दोनों का ही काम है, मिजोफिल का और बंडल सीट का। आपको क्लियर हो गया ना, बंडल सीट कहाँ होते हैं, मिजोफिल कहाँ होते हैं। अब देखो कैसे होता है। C4 साइकिल को ना हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल? इसी साइंटिस्ट ने दिया था इसको। और मोस्टली किस में होता है C4? तो मेज में होता है, मक्का जो होती है ना, ठीक है, सोरगम में होता है, शुगर केन गन्ना होता है ना, शुगर केन उसमें होता है। ठीक है, क्लियर। अब उसमें जो एंजाइम था C3 में, रूबिस को यूज हो रहा था। इसमें भी बंडल सीट में जो C3 साइकिल होगा सेम टू सेम होगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, बस ये बोल देंगे कि C3 सेम टू सेम होगा, सारे स्टेप सेम होंगे, ATP और NADPH भी सेम यूटिलाइज होंगे। ठीक है, बस हम ये देख लेते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है। तो इसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट पर ये एंजाइम काम करता है, PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये पहला ऐसा कंपाउंड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और क्या बना देता है, बाय प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज क्या बना देता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। हमने पढ़ा था ना 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो क्या होता है, डायग्राम से पढ़ेंगे। यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, इसने क्या, किसने, जो PGA था ना, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, उसने उसको लिया और इन प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, ऑक्सैलिक एसिड में। ऑक्सैलिक एसिड में हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और ये कौन सा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इधर, किस में, बंडल सीट में। बंडल सीट में होती है C3 साइकिल, ध्यान रखना। अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें और भी स्टेप होते हैं, एस्पार्टिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है, और भी स्टेप होते हैं, 4 साइकिल होते हैं, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो दिखाई नहीं हुए NCERT में, तो नहीं बात करेंगे अभी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली जानना है और सारे स्टेप्स जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक को अलग से ले लूँगी। ठीक है, तो स्टेप्स होते हैं इसमें, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि ये 4 कार्बन कंपाउंड से क्या बन गया, 3 कार्बन कंपाउंड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पर, ये चली गई भी C3 साइकिल में, यानी यहाँ हो रहा है C3 साइकिल। कहाँ, बंडल सीट में हो रहा है C3 साइकिल। अब ये C3 साइकिल हो रहा है बंडल में। अब ये जो है C3 प्रोडक्ट है, ये ऊपर चला गया, और जो इसकी रीजनरेशन हो गई, क्या बनेगा, रीजनरेट होकर PGA बन जाएगा, फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फिर से ये साइकिल चला जाएगा।
अब आप कहोगे कि इतना सारा फंडा क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ही चली जाती? नहीं भाई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है तो ऑक्सीजन भी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऑक्सीजन भी गैस है। इन्होंने इसे कार्बनिक फॉर्म में भेजा, फिक्स करके भेजा इसको, ठीक है, फिक्स करके भेजा, तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसमें भी एटीपी यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल एक साइकिल में जो है 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं। एक साइकिल में इसके C4 में, C3 में तो होती हैं जितनी होती हैं, इसके C4 में भी जो है 2 एटीपी मोलिक्यूल एक साइकिल में यूज हो जाते हैं। तो 6 ऐसे साइकिल होंगे तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 12 एटीपी यूज हो गई यहाँ से। 18 उस वाले में हुई थी, किस वाले में? C3 साइकिल में, इसमें भी हो रहा है। तो टोटल कितनी हो गई इसकी? 30 एटीपी। और NADPH तो सेम ही रहेगा 12 दोनों में, तो कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो भी कर देंगे। ठीक है, C4 साइकिल हो गया यहाँ पर ख़त्म। इस तरह से होता है, ये याद रखने कौन कौन से एंजाइम है। अब हम करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की कहानी तो मैंने आपको बताई दी, कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब बता देती हूँ और थोड़ी डिटेल में। इसमें जो 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इसमें नहीं दिया हुआ NCERT में, बता रही हूँ लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 जो है यूटिलाइज होते हैं इसमें। अब इसमें क्या करता है, ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, ये वाला नहीं है, ये तो रुबुलोज बाइफॉस्फेट है, कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये है रुबिस्को एंजाइम। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिसलिनी ली, और ये ऑक्सीजन के भी लिए एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, ये जो 3 PGA बन रहा था ना, इसमें अब एक ही PGA बनाता है, ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड एक ही PG बन जाता है, और दूसरा बना देता है 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया और एक 2 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इससे जो है पूरी प्रोसेस तो जाएगी नहीं साइकिल में, ठीक है। अब इससे पूरी प्रोसेस जब साइकिल में नहीं जा रही है तो ये क्या चला गया, फोटो रेस्पिरेशन में चला गया, और ये एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। कहाँ पे रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ना, पेरोक्सिसोम से साइकिल है ये पूरा, पेरोक्सिसोम से जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। और इसको करने के लिए ATP भी यूटिलाइज करता है। सोचो, फालतू की प्रोसेस, मतलब जो इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भाई, उसके बगैर इसका भोज नहीं हो रहा, खाना नहीं बन रहा, वो भी गई, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर दिया एक बेचारे को ज़बरदस्ती, इसलिए कि मैं उससे यूटिलाइज कर लूँगा। लेकिन क्या अपने में से ही कर रहा है ना, अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है, और ATP यूटिलाइज कर ली। तो ये बिल्कुल वेस्टेज प्रोसेस है, बिल्कुल ही बकवास प्रोसेस है, और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इसका, ठीक है, टोटल वेस्ट प्रोसेस, ठीक है, लिखा भी हुआ है आपके NCERT में, टोटल वेस्ट प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस है, नहीं करनी चाहिए। C4 वाले अच्छे हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं वो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, है ना, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एनर्जी वेस्ट करते हैं अपने, पर कहते हैं भाई हम फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, वहाँ पे भी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना फोटो रेस्पिरेशन में। तो ये मोर एफिशिएंट होते हैं कौन से? C4 प्लांट। ये आप खुद कीजिएगा, तक मैंने आपको करा दिया ना, तो इतना अच्छे से तो आपको आ गया होगा कि खुद कर लोगे आप इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। देखो भाई, इसमें आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कर सकती है ना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कर सकता है ना, कंसंट्रेशन, ये तो कोसियोटिक है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कर सकता है ना, मेसोफिल सेल कर सकते हैं, क्योंकि भाई वहीं तो हो रही है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, C3 साइकिल वहीं तो होता है ना। और उसमें जो C4 वाले होते हैं उनमें बंडल सीथ में होता है C3 साइकिल, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, साइज, एज, इन सब फैक्टर पे रिलीज करता है। तो भाई ब्लैकमैन जो है वो कह रहे थे कि भाई जो सबसे कम फैक्टर होता है ना, ठीक है, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, मतलब मिनिमल, मतलब ठीक अमाउंट में, ठीक है, नहीं ज़्यादा कम नहीं, ठीक अमाउंट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कम है, क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं उसमें। तो क्लोरोप्लास्ट अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी कि जो सबसे मिनिमल अमाउंट में होगा ना उस पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, बाकी सब चीज़ें तो है ही। सॉरी, देखो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है भाई कि इन ए केमिकल प्रोसेस इट इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, ठीक है। इट इज ए फैक्टर विच इज डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट। तो देखो ये दिखाया हुआ है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, फिर उसके बाद क्या है, रेगुलराइज हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ता है वो, ठीक है। तो ये लाइट इंटेंसिटी दिखाई हुई है इसकी, ठीक है। तो देखो लाइट क्या है, अब ये कह रहा है
और ये होता भी है कि जो लाइट हमारी फुल सनलाइट होती है ना उसके 10% में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो भाई लाइट जो है वो तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि जब लाइट की 10% में भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बड़ी कम मिलती है, 0.03। हमारे लिए तो भी बहुत ज़्यादा है वो भी, लेकिन वैसे कम है। अगर इस परसेंटेज को इतनी बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा रेट। अब ये देखो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर जो होती है वो C4 प्लांट्स को चाहिए होती है। ऐसे याद कर लेना, 9 4 जा और 9 5 जा। 9 4 जा 36 होते हैं ना, 9 5 जा 45 होते हैं ना, इस हिसाब से कर लेना लर्न इसको। अब C3 वालों को ना कम सेचुरेशन चाहिए होती है, सॉरी C4 वालों को। क्यों C4 वालों को कम सेचुरेशन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ना तब भी इनका चालू रहता है, ठीक है। और जो C3 वाले हैं क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने नहीं देते ना C4 वाले, जो C3 वाले हैं इनको जो है ज़्यादा चाहिए होती है। तो इतनी ही चाहिए होती है C3 वालों को, ठीक है, क्योंकि भाई इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टोमेटा वगैरह की, और ये जो है अपना चालू रहते हैं C4 वाले, तो इनको कम चाहिए होती है। ये लिमिटिंग फैक्टर है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एक ऑप्टिमल अमाउंट से ऊपर कर देंगे ना तो फिर एकदम से फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं करते, विल्ट हो जाएंगी ज़्यादा। पानी जो है फोटोलिसिस में इलेक्ट्रॉन भी देता है, एक तो ये होता है इसका। दूसरा, अगर पानी नहीं रहेगा तो विल्टिंग हो जाएगी, तो बेचारे क्लोरोप्लास्ट मर जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट मर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इनडायरेक्टली भी ये क्या है, इफेक्ट करता है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ईजी लगा होगा। इवन दो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन वे में पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ा दूंगी। सो थैंक यू।